ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत का यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि मुद्रा की पूर्ति किसे कहते हैं कीन्स के अनुसार और कहां पर ब्याज दर का निर्धारण होता है। साथ ही हम यहाँ पे जानेंगे कि किस प्रकार से इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। तो कीन्स के अनुसार मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? कीन्स ने कहा कि मुद्रा की जो पूर्ति करता है वो देश का केंद्रीय बैंक करता है। किसी भी देश का केंद्रीय बैंक करता है या सरकार करती है। दूसरा उसने कहा कि पूर्ति पर ब्याज दर का प्रभाव नहीं पड़ता है, कि जो मुद्रा की पूर्ति केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है वह ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती है। अगली बात उसने कही कि अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति स्थिर होती है, क्योंकि जो कीन्स का विश्लेषण है वो एक अल्पकालीन विश्लेषण है। तो इस प्रकार से मुद्रा की जो पूर्ति है उसका उसने क्या अर्थ लिया कि मुद्रा की जो पूर्ति करता है या जो नोट छापने का काम करता है, जितनी भी मुद्राएं होती हैं वह केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की जाती हैं। इसी में उसने कहा कि पूर्ति पर ब्याज दर का प्रभाव नहीं पड़ता है, कि ब्याज कमाने के लिए, ब्याज से लाभ उठाने के लिए केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को नहीं बढ़ाता है। ओके। अगला उसने कहा अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति स्थिर होती है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। जितना गवर्नमेंट ने मुद्रा की पूर्ति कर दी तो उतनी रहेगी। उसने 1 अरब कर दिया माना रुपये में, तो 1 अरब ही रहेगी। अब इसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार से बनेगा? एक्स वाई ओ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आर और यहाँ पे आ जाएगा सप्लाई ऑफ मनी। ओके। इस प्रकार से ये 2 अक्ष हमारे क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से आप उनको तैयार करेंगे। ओके। इसके बाद जो मुद्रा की पूर्ति है इसका जो वक्र होगा एकदम से खड़ा होगा। ओके। यहाँ पे लिखेंगे एम और यहाँ पे भी लिखेंगे एम। ये मुद्रा की पूर्ति का जो वक्र है एकदम से कैसे वर्टिकल है, अर्थात इस वाई अक्ष के ही यह समांतर चला जा रहा है। यह क्या बतला रहा है? यह मुद्रा की स्थिर पूर्ति को बतला रहा है कि माना मुद्रा की पूर्ति यहां तक 10,000 है तो 10,000 में न कमी की जा सकती है और न 10,000 में वृद्धि की जा सकती है, अर्थात 10,000 ही रहेगी। तो जब भी क्या होती है मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है तो ऐसी स्थिति में जो ये रेखा है एकदम से कैसे रहेगी? खड़ी रहेगी, इसी के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रहेगी। ऐसी जो रेखा है यह रेखा मांग की मूल्य सापेक्षता में आपने देखी होगी। इसके ऊपर भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं कि मांग की मूल्य सापेक्षता किसे कहते हैं। ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है। तो उसी में आता है कि पूर्णतया बेलोचदार मांग। तो इस प्रकार से जो यह रेखा है यह पूर्णतया क्या है? बेलोचदार है। ओके। अब यहाँ पे देखिए कि ब्याज दर, यहाँ पे एक बिंदु पर हमें ब्याज की दर को लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिख दिया आर। ओके। देखिए जब ओ आर ब्याज की दर है तो मुद्रा की पूर्ति ओ एम है। अगली स्थिति देखिए कि ब्याज की दर बढ़ती है, ऊपर की ओर जाएगी आर, ठीक है, 1 हो जाएगी तो ब्याज की दर बढ़ी। ओके। मुद्रा की पूर्ति उतनी है। इसके उल्टा क्या होगी कि यहाँ पे मुद्रा की जो अर्थात ब्याज की दर घटती है तो देखेंगे मुद्रा की पूर्ति अपनी जगह ओ एम ही है। तो इस प्रकार से देखिए कि पूर्ति पर ब्याज दर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कि ब्याज दर चाहे बढ़े, ऊपर की ओर बढ़ रही है और नीचे की ओर घट रही है, लेकिन मुद्रा की जो सप्लाई है कीन्स के अनुसार वह एकदम से क्या है? स्थिर बनी हुई है। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? तैयार। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत में ब्याज दर का निर्धारण कहां पर उसने बताया है? तो उसने ब्याज दर का जो निर्धारण बताया है वो बताया उसने कि जहां पर क्या होगा, डिमांड ऑफ मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएंगी, वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। तो जो आर है इसका अर्थ है ब्याज की दर, और ये हो गया डिमांड ऑफ मनी, मुद्रा की मांग, और ये हो गया मुद्रा की पूर्ति। तो ये 2 कारक कीन्स ने बताए अपने ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत में, जो कि ब्याज की दर का निर्धारण करते हैं।
अब हम यहाँ पे जानेंगे कि ब्याज की दर का निर्धारण रेखा चित्र पर कैसे आएगा। तो देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा है मुद्रा की मांग और दूसरा है मुद्रा की पूर्ति। तो ये जो वाला ए वाला जो रेखा चित्र है, ये मुद्रा की मांग वाला रेखा चित्र है, और ये जो दूसरा रेखा चित्र है ये वाला, ये है मुद्रा की पूर्ति का रेखा चित्र। अब ये वाला जो कर्व है, इस पे लिखा है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता पसंदगी। कीन्स ने मुद्रा की मांग को तरलता पसंदगी के नाम से पुकारा है। ओके, और यहां पर जो ये वर्टिकल लाइन है, ये मुद्रा की पूर्ति की रेखा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वक्रों को, इन दोनों कर्वों को एक ही रेखा चित्र पर लेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। जैसे कि शब्दों में कहा गया है कि ब्याज की दर का निर्धारण वहां पर होगा जहां पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अब हम इन दोनों रेखा चित्रों को एक करके देखेंगे कि कहां पर निर्धारित होती है। मुद्रा की मांग और पूर्ति का जो वक्र बनेगा एक साथ, अब वह इस फिगर पे बनेगा। यहाँ पे इस प्रकार से हमने दो अक्ष ले लिए हैं। जो ये एक्स अक्ष है, इस पर हम दर्शाएंगे मुद्रा की मांग और पूर्ति दोनों को एक साथ, और जो ये खड़ी वाली लाइन है वाई अक्ष है, यहां पर दर्शाएंगे ब्याज की दर। ओके, अब इसके बाद क्या करना है कि हम यहां पर सबसे पहले इस प्रकार से एक एलपी अर्थात मुद्रा की मांग या तरलता पसंदगी का वक्र खींचेंगे। पहला काम ये करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि यहां पर मुद्रा की पूर्ति का एक वक्र या एक खड़ी लाइन खींचेंगे और इस पे लिखेंगे एम। क्या लिखा जाएगा, इस पे एम लिखा जाएगा। तो ब्याज की दर का निर्धारण कहां पर होगा कि जहां पर ये जो तरलता पसंदगी का वक्र है और मुद्रा की पूर्ति का जो एम वक्र है, इसको इस बिंदु पर, अर्थात हम इसका नाम लिख लेते हैं ई बिंदु पर, एक दूसरे को काट रहे हैं या एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, वहां पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। तो इस प्रकार से रेखा चित्र पर ब्याज की दर का निर्धारण कहां पे हो रहा है कि जहां पर ये मांग वक्र, तरलता पसंदगी को कीन्स ने क्या कहा है, मांग वक्र भी कहा है, या उसी को तरलता पसंदगी भी कहते हैं। ओके, और ये हो गया पूर्ति वक्र एम एम जो यहाँ पे दे रखा है। तो एक दूसरे को काट रहे हैं ई बिंदु पर, अर्थात यहाँ पे संतुलन की अवस्था हो गई। तो यहाँ पे देखिए ओ एम क्या है, मुद्रा की मांग और पूर्ति है। तो ऐसी स्थिति में ई बिंदु पर ब्याज की दर जो निर्धारित हो रही है वो है ओ से लेकर आर तक है। तो इस प्रकार से जहां पर ये दोनों वक्र, तरलता पसंदगी या मुद्रा की मांग का वक्र एक दूसरे को काटेंगे या एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, वहां पर ब्याज की संतुलित दर निर्धारित होगी। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी स्थिति यहां पर ये बताई गई है कि यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है अर्थात मुद्रा की मात्रा बाजार में ज्यादा बढ़ती है, तो फिर ब्याज की दर कहां पर निर्धारित होगी। तो रेखा चित्र पर देखते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसी के हमें समांतर एक और पूर्ति वक्र क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, और इस पे लिखेंगे M1 और M1। इस प्रकार से देखिए, पहला पूर्ति वक्र MM है। अब मुद्रा की पूर्ति में क्या हो रही है, वृद्धि की गई है। तो इस प्रकार से जो वृद्धि की गई है, तो M से लेकर M1 के बीच मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई है। मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, बढ़ गई है। माना कि मुद्रा की पूर्ति यहाँ पे थी 10,000 और यहाँ पर हो गई है 20,000। ओके, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से अब देखते हैं कि ब्याज दर पर क्या असर पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, ये तरलता पसंदगी का वक्र है और यहाँ पर ये मुद्रा पूर्ति का वक्र है। ये एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं
E1 अर्थात ए बिंदु हो गया E1। तो E1 बिंदु पर जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है लेकिन कर्व वही है, अर्थात मुद्रा की मांग का वक्र वही है लेकिन पूर्ति में वृद्धि हो गई है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होगा, ब्याज की दर का निर्धारण होगा। क्यों होगा? यहां पर ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं या एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं। अब ये इसको यहां मिलाएंगे यहां से, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे हमने लिया, इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से। तो आप देखिए कि मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ी, यहां से यहां बढ़ी, तो यहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो रही हैं E1 बिंदु पर, तो ब्याज की दर निर्धारित होगी R1। अर्थात मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ी तो ऐसी स्थिति में क्या हुई, ब्याज की दर घट गई। पहले कहां थी R, अब नीचे हो गई R1, तो इसलिए मैंने इस पे एरो बना दिया। ओके, तो कहने का अर्थ है यदि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ब्याज की दर घटेगी। क्या होगा, ब्याज की दर घटेगी। ये दूसरी कंडीशन हुई। पहली कंडीशन तो ये थी कि जहां पर मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर हुई, यहां पर संतुलन बिंदु स्थापित हुआ किसका, ब्याज की दर का। यहां पर ब्याज दर निर्धारित हुई R। उसके बाद ये कल्पना की गई कि यदि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दिया जाए और उसी के बगल में आगे चलकर एक वक्र या एक खड़ी रेखा और खींची जाए उसी से आगे, ठीक है, दाईं तरफ, तो उससे क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। अर्थात ये मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने वाला M1 वक्र है या खड़ी रेखा है। तो ऐसी स्थिति में ब्याज दर पर क्या असर पड़ेगा, तो यहां पर ये LP जो रेखा है और जो ये M1 रेखा एक दूसरे को E बिंदु पे काट रही है। तो यहां पर देखें, यहां से इधर को मिलाएंगे तो देख रहे हैं हम कि पहले ब्याज की दर ऊपर थी, अब नीचे आ गई, अर्थात घट गई है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है यदि मुद्रा की पूर्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो ब्याज दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ए। अब अगली स्थिति को देखते हैं कि यदि पूर्ति यही रहे, अर्थात MM पूर्ति रहे और मुद्रा की तरलता पसंदगी बढ़ जाए या मुद्रा की मांग में वृद्धि हो जाए, तो ब्याज की दर पर क्या असर पड़ेगा। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें यहां से एक कर्व और ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो कर्व है हमारा, इस प्रकार से एक कलर वाला, इस पे लिखेंगे LP और दूसरा हो जाएगा LP1, ठीक है, LP1। तो जब ये वाला कर्व हमने यहां पे खींचा, जो कि क्या बता रहा है कि मुद्रा की जब मांग बढ़ती है लेकिन पूर्ति वहीं रहती है, तो ऐसी स्थिति में एक नया तरलता पसंदगी का वक्र दाईं तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। इधर की तरफ क्या हो गया, ये शिफ्ट हो गया। ओके, तो ऐसी स्थिति में ब्याज की दर पर क्या असर पड़ेगा कि ब्याज की दर कहां पे निर्धारित हो रही है कि जहां पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। तो मांग और पूर्ति वक्र इसको यहां पर काट रहे हैं। तो यहां पर हो गए E1 और यहां पर हो जाएगा E2। अब क्या करेंगे, इसको सीधे यहां से मिलाएंगे। अब देखिए R1 और R2, तो ब्याज की दर क्या हुई, अर्थात जब LP वक्र दाईं तरफ शिफ्ट हुआ, अर्थात मुद्रा की मांग बढ़ी लेकिन पूर्ति अपनी जगह वहीं खड़ी है, तो ऐसी स्थिति में ब्याज की दर क्या हो गई, बढ़ गई। पहले R थी, जब पूर्ति बढ़ी तो R1 हो गई, पूर्ति अपनी जगह वहीं खड़ी रही, लेकिन क्या हुआ, LP बढ़ गया, तो ऐसी स्थिति में ब्याज की दर R2 हो गई। तो यहां पर तीन स्थितियां दर्शाई गई हैं। पहली स्थिति में यहां पर जहां पर मुद्रा की मांग का जो वक्र है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जिसे केन्स ने तरलता पसंदगी कहा है मुद्रा की मांग को। ओके, और दूसरा MM जो वक्र है, ये मुद्रा की पूर्ति का वक्र है। तो पहला संतुलन का बिंदु तो यहां पर हो गया। उसके बाद क्या कल्पना की गई कि यदि मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा दिया जाए, तो मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ेगी तो पूर्ति का वक्र दाईं तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। ये बायां हाथ है, दायां हाथ हो गया, तो अगला पूर्ति वक्र ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, और ये रेखा वही रहेगी।
तो जैसे ही मुद्रा की पूर्ति बढ़ी तो यहाँ पे एक दूसरे को काटा, किसने, एलपी ने और इस पूर्ति के वक्र ने। ऐसे में ब्याज की दर क्या होगी, घट गई। ओके, जब भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो ब्याज दर घटती है। और अगला देखा कि यदि मुद्रा की पूर्ति वही रहे और क्या हो, मुद्रा की मांग बढ़ जाए, तो मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो नया वक्र ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसको यह यहाँ पर काट रहा है E2 बिंदु पर, तो यहाँ पर ब्याज की दर क्या हो रही है, R2 हो रही है। अर्थात मुद्रा की मांग बढ़ी और पूर्ति वही रही तो ब्याज की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये हुआ कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत में ब्याज दर का निर्धारण। इसके बाद आता है इस सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं। तो इस सिद्धांत की कई अर्थशास्त्रियों ने अनेक आधारों पर आलोचनाएं की हैं। और वे कौन कौन से आधार हैं? पहला है अल्पकालीन विश्लेषण। कीन्स का जो ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत है वह अल्पकाल पर आधारित है, जबकि आलोचकों का कहना है कि अल्पकाल के अलावा दूसरा जो पक्ष होता है वह दीर्घकाल भी होता है। इसलिए इन्होंने केवल अल्पकाल पे ही ध्यान दिया है और दीर्घकाल पर ध्यान नहीं दिया है। अगला आता है एक पक्षीय सिद्धांत। आलोचकों ने कहा कि कीन्स का जो यह सिद्धांत है एक पक्षीय है। यहाँ पर तरलता पसंदगी पर ज्यादा जोर दिया गया है, मुद्रा की मांग पर ज्यादा जोर दिया गया है, जबकि पूर्ति पर उतना जोर नहीं दिया गया है। इसलिए इसको एक पक्षीय सिद्धांत कहते हैं। ओके, अगला आ गया कि तरलता पसंदगी को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों की कीन्स के द्वारा उपेक्षा की गई है। अर्थात उसने इसमें उसको शामिल नहीं किया है अपने ब्याज दर के निर्धारण में कि ये तत्व भी ब्याज की दर को निर्धारित करते हैं। वे कौन कौन से हैं? जैसे उपभोग प्रवृत्ति, बचत हो गया, और पूंजी की सीमांत उत्पादकता। ये भी क्या करती है, तरलता पसंदगी को प्रभावित करती है, जबकि कीन्स ने इसकी अवहेलना की है। अगला है कि मुद्रा का स्पष्ट अर्थ न बता पाना। कीन्स का जो यह सिद्धांत है एकदम से मौद्रिक सिद्धांत है, लेकिन उसने यहाँ पर मुद्रा किसे कहते हैं, एक जगह कहता है कि साख जो पत्र होते हैं वह मुद्रा होती है, दूसरी जगह कहता है कि जो साख पत्र होते हैं वह मुद्रा नहीं होती है। तो इस प्रकार उसने यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि मुद्रा कौन है और कौन नहीं है। इससे क्या होता है कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए इन मुख्य आधारों पर कीन्स के ब्याज के तरलता पसंदगी सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं। आलोचनाएं बहुत की गई हैं, लेकिन इसके बाद भी कीन्स का जो यह सिद्धांत है यह आर्थिक जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है।